हम पहले डिस्कस ये करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या देखा। इंट्रोडक्शन देखा कि इसका थर्मोडायनेमिक्स का, एनर्जी के बारे में पढ़ा, सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा, बाउंड्री पढ़ा एंड उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ा और प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ा हमने। ठीक है, फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा। इसके बाद हमने क्या किया, क्वासीस्टैटिक एंड नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को पढ़ा। ठीक है, आज हम क्या चालू करेंगे उसको बता दे रहे हैं। क्वासीस्टैटिक और नॉन क्वासीस्टैटिक के बाद हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, वैसे प्योर सब्सटेंस का एक अलग से अपन चैप्टर करेंगे लास्ट में। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी के लिए अपन अभी प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्योर सब्सटेंस के बाद अपन क्या करेंगे, गिब्स फेस रूल पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड यूनिट में जो भी है गिब्स रूल पढ़ेंगे एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ को एक बार थोड़ा सा और देखेंगे और प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल देखेंगे फिर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल के बाद अपन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद अपन चलेंगे कहाँ पे, थर्मोमीटर एंड उसके टाइप पे। ठीक है, तो चलते हैं फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। अपन क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, वैसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वेपर और स्टीम में डिफरेंसेस क्या होता है ना। तो छोटी सी चीज़ है बट कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे। तो वेपर क्या होता है कि वेपर एक्चुअली वेपर क्या होता है, वेपर इज अ स्पेशल नेम विच इज गिवन टू द गैसियस फेज व्हेन इट इज क्लोज्ड टू द इट्स कंडीशन पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वेपर जो है स्पेशल नेम है विच इज गिवन टू द गैसियस फेज, जो गैसियस फेज में गिवन होता है। ठीक है ना, और यह एकदम किसके क्लोज पॉइंट होता है, कंडेंसेशन के बिल्कुल, कंडेंसेशन पॉइंट के बिल्कुल क्लोज में होता है। मतलब समझने वाली बात यह है कि दोनों मतलब देखिए, वेपर भी गैसियस फेज का होता है, स्टीम भी गैसियस फेज का होता है, लेकिन वेपर में मेन डिफरेंस ये है कि यह क्लोज टू किसके होता है, कंडेंसेशन पॉइंट के क्लोज होता है। उधर स्टीम क्या होता है, वो भी स्पेशल नाम ही है एंड गैसियस फेज का ही चीज़ होता है व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, पीडीएफ में आप देख रहे हैं, सामने दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है। मेन डिफरेंस क्या है कि वेपर कैसे मिलता है हमें, वेपर कैसे कहाँ पे मिलता है, कंडेंसेशन पॉइंट के क्लोज होता है बिल्कुल। वेपर कब बनता है, जब कंडेंसेशन पॉइंट के क्लोज में बनता है बिल्कुल। ठीक है, और स्टीम कहाँ पे बनता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब जैसे आप मान के चलो कि कंडेंसेशन पॉइंट बिल्कुल पीक पॉइंट होता है, लास्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर बनता है, वेपर बन के उड़ने लगता है। स्टीम वहाँ से बनने लगता है जब टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, मतलब 60, 70, 80, 90 के बाद स्टीम बनने लगेगा। लेकिन वेपर एकदम बिल्कुल लास्ट फेज में बनता है, मतलब समझ जाओ आप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, 99.5 हो जाए, तो वहाँ पे वेपर बनना चालू हो जाता है, बिल्कुल कंडेंसेशन पॉइंट, पीक पॉइंट पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वेपर और स्टीम में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। ठीक ना। स्टीम क्या होता है, स्टीम जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने लगता है, ध्यान रखना टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होता है। ठीक है, केवल टेम्परेचर हाई होने से कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर प्रेशर दोनों हाई होगा तो स्टीम बनेगा। ठीक है, वेपर क्या होता है, बिल्कुल क्लोज टू कंडेंसेशन पॉइंट पे वेपर बनता है।
ठीक है, अभी अपन क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। ठीक, प्रोसेस क्या होता है, और कल हमने अच्छे से नहीं बता पाए थे प्रोसेस एंड प्रोसेस पाथ। ठीक है, तो अभी प्रोसेस देख लेते हैं हम। तो ये क्या बोल रहे हैं, एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के स्टेट में कोई भी जो चेंजेस होता है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी चेंजेस सिस्टम की स्टेट में, कोई भी चेंजेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा सिस्टम जाएगा तो जितने भी बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट पड़ेंगे उन सबको ज्वाइन करके जो पाथ बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द पाथ प्रोसेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रोसेस तो हमने देख लिया, प्रोसेस पाथ क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है, ठीक है, उसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट पड़ते हैं। ठीक है ना, उन पॉइंट को जोड़ने में जो पाथ बनता है, उन पॉइंट को जोड़ने के बाद जो पाथ बनता है उसे हम प्रोसेस पाथ बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बढ़िया है। अभी क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमने कल देख लिया था। अपन चलते हैं सीधे किसमें, प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस हम किसी भी चीज़ को तब बोलेंगे जब उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट होमोजीनियस रहे, होमोजीनियस रहे। ठीक है ना, होमोजीनियस रहे। ठीक है, क्या बोला है, अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टू बी अ प्योर सब्सटेंस इफ होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी चीज़ को प्योर सब्सटेंस तब बोल सकते हैं जब वह टोटली क्या हो, थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन उसका होमोजीनियस हो। ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट होमोजीनियस है यदि, तो अपन उसको क्या, प्योर। जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, इफ एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर का यदि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसा कि आप देख रहे हो पीडीएफ में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्सचर का एग्जाम्पल लेंगे, तो यदि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का को मिक्स करते हैं, एक साथ करते हैं, तो हम ये देखेंगे चूंकि दोनों आइडियल गैसेस हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो इसमें, जैसा कि पीडीएफ में दिख रहा है, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो तो वहाँ पे हमें 50% ऑक्सीजन मिल जाएगा एंड 50% नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, अभी यदि हम मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर को ले लें, ठीक है ना, दूसरे वाले एग्जाम्पल में पीडीएफ में दिख रहा है आपको, यदि हम क्या ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर ले लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आप लो, किसी भी पॉइंट पे अपन चेक करेंगे क्या मिलेगा हमें, 100% वाटर वेपर ही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि वाटर और वाटर वेपर मिलके वाटर ही बनाएंगे। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग विच इज़ नॉट कम इन कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर प्लस मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, अभी जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, हम एक 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 पॉट लेते हैं, बर्तन लेते हैं, ठीक है ना, तो हम उसमें ये देखेंगे कि वाटर वेपर प्लस मस्टर्ड ऑयल दोनों प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। अब क्यों नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है सेम नहीं होता है। ठीक है ना, जब केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यह प्योर सब्सटेंसेस नहीं होगा। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन सेम क्यों नहीं होता, ठीक है ना, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ठीक है ना, ये दोनों इमिसिबल होते हैं। ठीक है, इमिसिबल नहीं होते, मिलते ही नहीं हैं। ठीक है ना, और इमिसिबल होने के कारण क्या होता है कि इनके केमिकल कंपोजिशन मिलते नहीं हैं। ठीक है ना, सेम नहीं होते, और सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है वह प्योर सब्सटेंस नहीं होगा।
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर का, C2H5OH प्लस H2O का। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब हम एथिल अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, तो जिसमें कि 30% कंपोजिशन किसका है, वाटर का है, 70% हम लेते हैं किसका, एथिल अल्कोहल का, ETOH का। ठीक है, तो हम यह देख रहे हैं कि जो बर्तन दिख रहा है आपको, पॉट दिख रहा है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप मेजर कर लो, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट पे मेजर कर लो, हर पॉइंट में आप देखोगे कि इसका सेम कंपोजिशन हमें 30 एंड 70 का जो रेशियो वाटर एंड एथिल अल्कोहल का है, किसी भी पॉइंट पे लेंगे आप तो वह मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंसेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम प्योर सब्सटेंसेस की 2-3 एग्जाम्पल ले लिए। कौन कौन सा था, पहला O2N2 का था, प्योर सब्सटेंस है। दूसरा मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर का था, प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस क्या नहीं है, तो वह है वाटर प्लस मस्टर्ड ऑयल, है ना। और एक और एग्जाम्पल था जिसका जो प्योर सब्सटेंस था वो है क्या, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, अभी हम एक प्योर सब्सटेंसेस का एक और एग्जाम्पल लेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी ज़िंदगी में, है ना। वह एग्जाम्पल है किसका, लिक्विड एयर का और गैसियस एयर का, मतलब वेपर का। ठीक ना, तो जो बर्तन दिख रहा है आपको, है ना, उसमें नीचे अपन लिक्विड ले लेते हैं, ऊपर क्या ले लेते हैं, वेपर। अभी समस्या ये है कि नीचे क्या है, एयर है, ऊपर वेपर है। समस्या ये है कि एयर जो है वह कभी सिंगल गैस नहीं हो सकती। ठीक है, एयर कभी सिंगल गैस नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए एयर में क्या क्या मिला हुआ हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर वेपर मतलब पानी हो सकता है, H2O। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल लिक्विफाई डिफरेंट टेम्परेचर, जो सारी गैसेस हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे लिक्विफाई होती हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि एयर के जो सारे इतने सारे O2N2 CO2 H2O जो सारी गैसेस हैं वह सारी की सारी इमिसिबल हैं, कोई भी मिसिबल नहीं है, मतलब कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, मिसिबल हैं बट कंप्लीटली मिसिबल नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑलवेज प्योर सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस होती है। लेकिन लिक्विड की जब बात आती है, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ लिक्विड की बात आती है तो इट मे और मे नॉट बी अ प्योर सब्सटेंसेस, यह प्योर सब्सटेंसेस हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि लिक्विड एयर प्लस गैसियस एयर प्योर सब्सटेंसेस है कि नहीं है। तो हम देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं है, ठीक है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एयर इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंसेस और गैसेस। ठीक है, एंड ईच गैस सब्सटेंस हैज इट्स ओन कंडेंसेशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब सीधा है, सीधा बोल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ कि ये प्योर सब्सटेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि इसका खुद का अपना कंडेंसेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, और यह गैस सिंगल गैस नहीं होती, ये गैस चूँकि एयर कई गैसों से मिलकर बनी होती है, इसलिए प्योर सब्सटेंसेस नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन किस में, गिब्स फेज रूल। ठीक है, गिब्स फेस रूल क्या बोलता है, P+F=C+2। इसमें P क्या होता है, नंबर ऑफ फेस होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, C नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला पूरा हो जाएगा P+F=C+2। ठीक है ना, अभी F वर्ड आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है ना, ये हम समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंग्लिश क्या बोलती है, अंग्रेजी क्या बोलती है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ही जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, फिर से समझाऊँ। देखिए क्या है, किसी भी सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं।
किसी भी सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखो, किसी भी सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है ना? अभी देखो, अभी हम एग्जांपल लेते हैं किसका, मिक्सचर ऑफ O2 और N2 का, दोनों आइडियल गैस हैं। ठीक है ना? अभी हम पूछते हैं, एग्जाम में कोई पूछता है, कोई भी पूछता है कि O2 और N2 में हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता दीजिए आप। ठीक है ना? या तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछता है, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है, बात एक ही है। ठीक है, तो आप खट्ट से क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, क्या, P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। P क्या होता है, फेज होता है, नंबर ऑफ फेज। तो नंबर ऑफ फेज मतलब O2 भी गैस है और N2 भी गैस है, तो नंबर ऑफ फेज कितना हुआ, एक हुआ। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, C होता है कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एक एक दो। ठीक है, +2, तो 1 प्लस एफ इक्वल्स टू 2 + 2, एफ इक्वल्स टू 3। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जरूरत कितनी होगी यहाँ पे, तीन। तीन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी देखो, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना? तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो होती है, टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। ठीक है ना? लेकिन लेकिन इस केस में जो एग्जांपल है, इसमें यदि हम बोलें कि इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो टोटल प्रेशर हम लेंगे, मतलब PT इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ O2, P टोटल इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ N2। ये होता है इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। यदि आप अलग अलग कोई बोल दे कि प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ N2 ये इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है। दोनों को ऐड करके जो टोटल प्रेशर निकलता है वो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो वो नहीं होता है। ठीक है, ये सेपरेट हम चलते हैं किसमें, प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ N2, तो दिस इज नॉट अ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम, H2O वेपर प्लस H2O इसका लिक्विड का। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। इसमें कितने फेज हैं, दो फेज हैं, एक वेपर फेज है, एक लिक्विड फेज है। ठीक है, तो 2 प्लस एफ और कंपोनेंट तो एक ही है, H2 एक कंपोनेंट एक ही है, तो 2 प्लस एफ इक्वस टू 1 + 2 इक्वस टू एफ इक्वस टू 1। ठीक है ना? मतलब H2O वेपर प्लस H2O लिक्विड की जब बात होती है, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कितनी होती है, एक होती है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, एक होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट गिब्स फेस रूल का सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल होता है, जो एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे होता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे एक्चुअली 3 फेजेस ऑफ वाटर इज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? यहाँ पे जो फेज होते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में 3 होते हैं, तो अपन फॉर्मूले में सीधे लिखेंगे P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2 में फेज में 3 करेंगे, F करेंगे, C हमारा एक ही होगा। ठीक है ना? तीनों फेज तो वाटर ही है, +2 हो जाएगा। तो जब अपन इसको निकालेंगे तो F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सॉरी। अभी क्या होता है कि एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि ट्रिपल पॉइंट प्रेशर इन केस ऑफ वाटर कितना होता है, 0.61 किलो पास्कल। ठीक है ना? एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, इन केस ऑफ वाटर उसका क्या हो जाएगा, 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये दोनों वैल्यू जो होती हैं फिक्स होती हैं एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना? वाटर के केस में ये दोनों वैल्यू फिक्स होती हैं, मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर कितना होता है, 0.61 किलो पास्कल, एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, अपन अब चलते हैं कहाँ पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा। ठीक है ना। तो उसका रीजन ये था कि इट वॉज डिफाइन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद इस लॉ को अपन डिफाइन किए। ठीक है ना, अपन नहीं मतलब जिसने भी किया। तो इस कारण से इसे अपन क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको किसने किया था, मतलब इसकी खोज किसने की करी थी, तो उनका नाम था भाई साहब का, माननीय जी का नाम था फाउलर। ठीक है ना, फाउलर जी, फाउलर साहब, फाउलर महोदय जी ने एक वैज्ञानिक जी हुआ करते थे। उन्होंने 1931 में ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। मज़े की बात ये है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद दिया। तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया था, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जीरो नहीं हुआ है तो हम जीरोथ लॉ के नाम से ही इन्होंने क्या किया कि जीरोथ लॉ कर दिया। ठीक है। तो अभी जीरोथ लॉ में हम देखते हैं कि 3 बॉडी रखी हुई हैं, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। तो यदि हम बॉडी ए का थर्मल इक्विलिब्रियम देखते हैं, देखिए तो यदि हम देखते हैं कि बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, मतलब टी ए इक्वस टू टी सी, और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम है टी सी के साथ, बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी सी के साथ, मतलब टी ए इक्वस टू टी सी और टी बी इक्वस टू टी सी। ठीक है ना। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि जब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बस यही है जीरोथ लॉ। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यदि ए सी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। अभी एक डाउट क्लियर कर देते हैं आपका। ठीक है ना। टेम्परेचर का देखिए, अभी टेम्परेचर का नाम आते ही फीलिंग आने लगती है, फीलिंग। ठीक है, कि हम हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करेंगे, या हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने का ये स्टैंडर्ड है एक, क्या टेम्परेचर, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। टेम्परेचर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इट इज़ नॉट द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, रेदर देन इट डिपेंड्स अपॉन द हीट ट्रांसफ़र। ठीक है ना। टेम्परेचर जो होता है एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र को शो करता है, हीट ट्रांसफ़र पे डिपेंड होता है, ना कि हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। ठीक है, आई होप कंफर्म हुए होंगे आप, है ना। देखिए, अभी अभी क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक रूम है। ठीक है ना, उस रूम में एक प्लास्टिक की चेयर रखी हुई है और एक आयरन की चेयर रखी हुई है। ठीक है। तो और रूम में बढ़िया एसी चल रहा है। ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि यदि हम अपने हाथ से टच करते हैं, क्या प्लास्टिक की चेयर को भी टच करते हैं और आयरन की चेयर को भी टच करते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोल्ड कौन सा होगा, और होगा तो क्यों होगा। ठीक है। एसी चल रही है, खूब एसी चल रही है, तो सबसे ज़्यादा कोल्ड कौन होगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है बता लेंगे आप, रीजन में बता दे रहा हूँ। देखिए, अपन क्या करेंगे, टच करेंगे पहले किसको, प्लास्टिक को टच करते ही, चूंकि प्लास्टिक एक पुअर थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल होता है। ठीक है। तो जब हम प्लास्टिक को उंगली से टच करेंगे तो जो हीट हमारा है वह पुअर कंडक्टिविटी प्लास्टिक की होने की वजह से हमारे उंगली का हीट वह गेन नहीं कर पाएगा जल्दी से। ठीक है ना। और गेन नहीं कर पाएगा तो मतलब हमें वह गर्म ही प्रतीत होगा उस टाइम पे। ठीक है ना। और जैसे ही हम
आयरन की चेयर को टच करेंगे तो चूंकि आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी उंगली जैसे टच करेंगे तो उंगली की जितनी सारी थर्मल कंडक्टिविटी है वो चेयर गेन, आयरन की चेयर गेन कर लेगी, और जैसे ही गेन कर लेगी तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और वह हमें ठंडी प्रतीत होगी। ठीक है, मेन रीजन ये है। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए अभी जीरोथ लॉ तो देख लिए अपन, उसका स्टेटमेंट में भी देख लिए कि बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ए थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा बी के साथ। ठीक है, अभी थर्मल इक्विलिब्रियम खेल रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस क्या है जीरोथ लॉ का? तो मेन पर्पस जीरोथ लॉ का है कि जीरोथ लॉ गिव द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, जीरोथ लॉ मेनली कंसेप्ट ही देता है इसका, टेम्परेचर का और टेम्परेचर मेजरमेंट का, मतलब टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं और टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये हमें किसने सिखाया? फॉलर महोदय ने सिखाया जीरोथ लॉ देकर। बात समझ में आई? ठीक है, अभी बॉडी सी जो थी ऊपर जीरोथ लॉ में, ये जो फिगर दिख रहा है बॉडी सी एक्चुअली क्या करती है? वर्किंग एज अ थर्मोमीटर। ठीक है ना, बॉडी सी थर्मोमीटर का काम करती है। चलें आगे चलें, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पे। ठीक है, थर्मोमीटर की टाइप्स में फर्स्ट टाइप किसका कौन सा है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर। तो देखिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर थर्मिस्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वह व्हीटस्टोन और ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। बेस्ड होता है किस पे? बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें 4 सर्किट लगी होती हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है PQRS। ठीक है, जिसमें S पॉइंट क्या होता है? अननोन होता है, और इसमें अननोन रेजिस्टेंस होता है, और इसमें प्लेटिनम की वायर लगी होती है। इसी प्लेटिनम की वायर को हम डिप्ड करते हैं किस पे? इन प्लेस वेयर टेम्परेचर टू बी मेजर, जहाँ पे हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है, और बाकी 3 दी हुई होती है, चौथे को हम डिप्ड कर देते हैं और हमें टेम्परेचर। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? P/Q इक्वल्स टू R/S। PQR की वैल्यू दी होगी, S की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, तो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं वही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। देखिए इसके केस में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस है। यदि हम मरकरी थर्मोमीटर की बात करें तो उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? वॉल्यूम अथवा लेंथ होता है, जहाँ पे मरकरी राइज होता है ना, चढ़ता है वो गिरता है, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो थर्मामीटर हो जिसमें हम बुखार मेजर करते हैं, या फिर उसे हम HG पैरामीटर, मरकरी पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर ये वाला पैरामीटर थर्मिस्टर हो, या थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हो। ठीक है ना, तो उन दोनों में मतलब इसमें क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का ही पूरा खेला रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, अभी एक नोट दिख रहा है कि इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन द देन वी सपोज लीनियर रिलेशन। ठीक है ना, टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम लीनियर रिलेशन लगा के S=A+BT, ठीक है ना, ये रिलेशन लगा के S=A+BT रिलेशन लगा के टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। अभी दूसरा थर्मोमीटर कौन सा होता है? थर्मोकपल। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। यह किस पे बेस्ड होता है? सीबेक पे। ठीक है ना, पहला वाला किस पे? थर्मिस्टर किस पे बेस्ड था? थर्मीटर बेस्ड था ब्रिजस्टोन सेट, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड था। और ये थर्मोकपल किस पे बेस्ड है? थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। ठीक है ना। अच्छा, सीबेक इफेक्ट में क्या होता है? इसमें ए और दो बी, ए एंड बी दो जंक्शन दिख रहे हैं। अच्छा, दोनों डिसिमिलर मेटल लगे हुए होते हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग पेन से, एक रेड है एक ब्लू है, अलग अलग पेन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों डिसिमिलर मेटल है। ठीक है ना, अभी क्या होता है? टेम्परेचर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दो पॉइंट हैं,
डिफरेंस इन टेम्परेचर विल गिव द EMF दैट इज कॉल्ड एज अ सीबेक इफेक्ट। देखिए क्या होता है कि जब हम डिसिमिलर मीटर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है ना। ठीक है, अभी अभी हम ये देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता क्यों है। मतलब दो डिसिमिलर मेटल लगाने से टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे होता है, और फिर टेम्परेचर में डिफरेंस होने से EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका रीज़न ये है कि व्हेन यू ब्रिंग टू डिसिमिलर मैटर इन कांटेक्ट टू ईच अदर विथ डिफरेंट टेम्परेचर, देन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ रीजन विल डिफरेंट। ओके, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर इन रीजन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन सर्किट, ठीक है ना। और जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही करंट का फ्लो माना जाता है, ठीक है। अच्छा, सीबेक इफेक्ट का उल्टा क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट, है ना। तो सीबेक इफेक्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस से हम EMF निकालते हैं, और पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है कि EMF के डिफरेंस से अपन टेम्परेचर निकालते हैं। तो इसमें EMF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, और उसमें डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू EMF हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इस केस में क्या हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। पहले में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी था तो वो क्या था, पहले मतलब जो पहला थर्मोमीटर था उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है ना। और हम मरकरी थर्मोमीटर की बात किए थे तो उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम अथवा लेंथ हुआ करता था। अब थर्मोकपल में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, या तो EMF होगा, या फिर करंट होगा, या फिर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, वोल्टेज होगा, ठीक है ना। अपन तीसरे थर्मोमीटर की बात करते हैं। तीसरा थर्मोमीटर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आता है तो हम क्या लेते हैं, फार्मूला PV=MRT। तो कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया तो मतलब V कांस्टेंट हो जाएगा, और उधर M ऑलरेडी कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो निकल के क्या आ जाएगा, P∝T। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P1/T1 = P2/T2, ठीक है। बात समझ में आई। अभी कीप द थर्मोमीटर इन फर्स्ट व्हेन टेम्परेचर इज नो। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें क्या होता है कि अपन कैसे फाइंड करेंगे टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर से टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले जहाँ पे नॉन टेम्परेचर है वहाँ पे आप थर्मोमीटर को रखिए, फिर अननोन टेम्परेचर पर रखिए, दोनों को कंपेयर करके P1/T1 = P2/T2 फार्मूला लगा के, जिसका नहीं पता है उसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, फोर्थ है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। अच्छा, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में P1/T1 = P2/T2। तो P1 दिया हुआ होता है और P2 भी दिया होता है, T2 हम कंपेयर करके निकाल लेंगे, ठीक है। अभी फोर्थ और लास्ट थर्मोमीटर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में क्या आ जाएगा, PV=MRT हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, उधर MR ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब V क्या हो जाएगा, T, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1/T1 = V2/T2। अभी देखो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि PV=MRT कर रहे हैं, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो जा रहा है तो जब जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो गायब हो जाती है, ध्यान रखिए, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल में आ जाती है। तो जैसे PV=MRT में वॉल्यूम कांस्टेंट था वहाँ पे, तो वो गायब हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, P∝T हो रहा था। अभी कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में क्या होता है, देखिए अभी कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में क्या होगा, PV=MRT है, तो इसमें P कांस्टेंट है, मतलब वो गायब हो जाएगा, बचा क्या, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, क्योंकि M और R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल 2 हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, V1/T1 = V2/T2, ठीक है ना।
इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर बोथ आइडियल गैस थर्मोमीटर होते हैं। देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर दोनों आइडियल गैस थर्मोमीटर होते हैं। और जब माय डियर थर्मोडायनामिक्स के इतिहास में जब आइडियल गैस की बात आ जाए, ठीक है ना, आइडियल शब्द आ जाए, आइडियल गैस शब्द आ जाए, तो फिर हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे माय डियर कि वह कौन सी गैस की बात कर रहा है। कोई भी गैस हो सकती है जो आइडियल है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी जो भी आइडियल गैस हैं, ठीक है। अभी बिकॉज आइडियल गैस इज यूज एज अ मटेरियल, ठीक है। अभी क्या होता है कि इफ गैस इज आइडियल देन नॉट मैटर, हाँ जो भी बताया गया कि यदि आइडियल गैस है तो फिर ये मैटर नहीं करेगा माय डियर कि कौन सी गैस लेना है मुझे, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। अभी थर्मोडायनामिक्स के इतिहास में जब कभी भी ज़िंदगी में प्रेशर की बात होती है ना, तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर ही लेंगे माय डियर, है ना। और थर्मोडायनामिक्स के इतिहास में जब टेम्परेचर की बात होती है तो हम टेम्परेचर केल्विन में ही लेंगे माय डियर। सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको केल्विन में चेंज करेंगे, करना ही करना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, सार्वभौमिक सत्य है। बात समझ में आई। प्रेशर एब्सोल्यूट में लेना है, थर्मोडायनामिक्स के इतिहास की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना माय डियर। थर्मोडायनामिक्स के इतिहास में यदि टेम्परेचर आ गया है तो वह केल्विन में ही करना पड़ेगा, जनरली होता है केल्विन में, है ना। प्रेशर आ गया तो एब्सोल्यूट होगा। देखो एफएम ऑफ एम की बात करते हैं ना, तो एफएम ऑफ एम में फिर कहीं कहीं गेज प्रेशर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम एफएम में नहीं जा रहे हैं, एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं जा रहे हैं, अभी हम थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में माय डियर यदि प्रेशर की बात होती है तो एब्सोल्यूट होगा, टेम्परेचर की बात होती है तो केल्विन होगा। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको केल्विन में 273 प्लस करके केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि। नींद बहुत तेज लगी है, गुड नाइट। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त फिर नए चैप्टर के साथ। कल अपन दूसरा चैप्टर देखेंगे और कल डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मनोबल हमारा भी बढ़ाइए, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। शुभ रात्रि।